नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली का जबरदस्त लगातार असर देखने को मिल रहा है। हमें लगातार सफलताएं मिल रही हैं। बड़े पैमाने पर फर्जी लोन ऐप वाले धरे गए हैं। पिछले दिनों इसके एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। जीआरपी और मुंबई पुलिस ने 20 लोगों की गिरफ्तारी की है। पकड़ में आए आरोपियों के तौर पर जो लोग सामने आए हैं, उन्होंने जो बताया है उसके तहत इनके तार नेपाल और चीन से जुड़े हुए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कैसे ये जालसाज मोडस ऑपरेंडी बदल बदल कर काम को अंजाम दे रहे हैं, इनके नए शिकार कौन लोग हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर कोई इनके ट्रैप में फंस गया तो उसे क्या करना चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन पहले रिपोर्ट। बहुत खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ मौजूद। लौट रहे हैं मेहमानों के साथ, पहले रिपोर्ट देखिए। जी बिजनेस 2 साल से ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मुहिम चला रहा है। आरबीआई और सरकार से लेकर प्रशासन और पुलिस ने भी हमारी मुहिम का पूरा साथ दिया है। हमारी मुहिम फर्जी लोन ऐप चलाने वालों पर आफत बनकर टूटी है। ताजा मामला मुंबई से है। साइबर पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन लोन ऐप मामले में 14 जालसाजों को गिरफ्तार किया है, तो जीआरपी ने भी 6 लोगों को गिरफ्त में लिया है। इन पर लोन नहीं चुका पाने वालों को टॉर्चर करने और इनके कांटेक्ट में आने वालों को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो उनके होश उड़ गए। साइबर पुलिस का मानना है कि इन जालसाजों ने फर्जी लोन ऐप के जरिए उगाही की गई करीब 350 करोड़ की रकम को क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए विदेश भेज दिया। इसमें से 130 करोड़ रुपए की रकम कैश फावरी ऐप के जरिए हासिल की गई थी और इस पैसे को विदेश भेजा गया। इस ऐप की कमान भारत में एक महिला के हाथ में थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जी बिजनेस की मुहिम के बाद पुलिस प्रशासन के बढ़ते दबाव के चलते चीन में बैठे जालसाजों के आकाओं ने नेपाल को ठगी का नया ठिकाना बना लिया है और वहीं कॉल सेंटर खोल दिया है। पहली बार पुख्ता तौर पर पुलिस के सामने यह सच्चाई आई है कि जालसाज अब लोगों को नौकरी देकर उनसे वसूली करवा रहे हैं। यानी पकड़े गए लोग महज एक मोहरा है और 40-50 हजार की नौकरी के बदले ये काम कर रहे हैं। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके आका नेपाल और चीन से उन्हें कमांड दे रहे थे। फर्जी लोन ऐप के ठगों ने लोन बांटने की मॉडस ऑपरेंडी भी बदल ली है। अब ये 2000 से लेकर 15,000 तक के छोटे लोन देने लगे हैं। इसमें भी ये लोन की रकम का केवल 70% तक ही देते हैं, बाकी 30% प्रोसेसिंग फी के नाम पर काट लेते हैं। इस तरह के लोन का ब्याज दर आमतौर पर 200 से 500% तक होता है। लोन ऐप्स परमिशन के बहाने फोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। आपकी फोटो गैलरी और सभी कॉन्टैक्ट तक उनकी पहुंच हो जाती है। लोन की मनमानी वसूली नहीं होने पर पहले तो ये धमकाते हैं, जब बात नहीं बनती तो फोटो गैलरी से फोटो मॉर्फ कर अश्लील भरे मैसेज पीड़ित पक्ष के सगे संबंधियों को भेजते हैं। खासकर दिहाड़ी की कमाई करने वाले इनके जाल में खूब फंसते हैं। ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और पुलिस के पास जाने से डरते हैं। कर्ज रकम छोटी होती है, इसलिए डरा धमका कर ऐप वाले इनसे पैसे वसूलने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस ने मामले में भारत में बैठे प्यादों को पकड़ा और सच सामने आया, तो जालसाजों के नेपाल से लेकर चीन तक बिछे तार का खुलासा हुआ। फिलहाल हमारी ऑपरेशन हफ्ता वसूली आगे भी जारी रहेगी, जब तक इस पूरे रैकेट का सफाया नहीं हो जाता। जी बिजनेस आपको बार बार आगाह करता है कि ऐसे लोन ऐप से बचें। लोन लेना ही है तो ऐप की जांच पड़ताल करें। देखें कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक उनके पास कर्ज बांटने का लाइसेंस है या नहीं, ये रजिस्टर्ड लोन ऐप है या नहीं, ये भी जरूर पुख्ता करें। साथ ही उनके रिव्यूज देखें ताकि किसी को इन फर्जी लोन ऐप में फंसकर जलालत ना झेलनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ हैं एल एन राव साहब, जो कि पूर्व डीसीपी हैं स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के। राव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं मधु एकम्बरम साहब, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं फेस के, यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मधु, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप पूरा मामला शुरुआत से लेकर अब तक इसमें क्या क्या हो रहा है, इस पूरे मामले को आप पूरी बारीकी से ट्रेस भी कर रहे हैं,
एजेंसीज की हेल्प भी कर रहे हैं और उनको सलाह भी दे रहे हैं। ये जो इम्पोर्टेंट जो एक ब्रेक थ्रू मिला है, हालांकि 1 महीने पहले जो बताया जा रहा है वो कार्रवाई शुरू हो गई थी, काठमांडू में रेड की गई, पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम हो रहा था। कितना इंपॉर्टेंट है जो मोडस ऑपरेंडी जो बदला है इन लोगों ने, कि अब एक नेपाल में अपना पूरा जाल बनाइए, वहां पर लोगों को लगाइए और प्यादे छोड़ दीजिए सिर्फ इंडिया में, बाकी आपके सब बैठे हैं आका चीन में और नेपाल में। तो ये नया जो मोडस ऑपरेंडी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? दीपक जी, पहली बात यह है कि पूरा जी बिजनेस को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि ये आपने एक कंटिन्यूस एक वॉर के जैसे आपने ये सारे लोन ऐप्स को यहाँ इंडिया से क्लीन अप करवाया है। देखिए अभी क्या हो गया है कि पहले तो ये लोग आराम से खुलेआम इंडिया में काम कर रहे थे, इंडिया में अपना सारे डायरेक्टर्स और जो भी चीन के लोग थे या बाहर देश के लोग थे वो लोग यहीं पे बैठ के ये पूरा बिजनेस या धंधा चला रहे थे। बट अभी अपना एफर्ट्स इतना मतलब ये ऑलमोस्ट 1-2 साल से हम लोगों ने कुल मिलके मतलब आरबीआई ने या फेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जी बिजनेस, मीडिया, सब लोगों ने काफी सारा कंज्यूमर को एजुकेट किया है हम सब इन सारे ऐप्स के बारे में, और काफी सारे पुलिस ने काफी काम किया है ऐसे लोगों को पकड़ने में। पर अभी क्या हो गया है कि अभी एक नया तरीके का मोडस ऑपरेंडी आ गया है कि वो जो बिजनेस चला रहे हैं वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो बाहर बैठ जाते हैं, नेपाल में बैठ जाते हैं या सिंगापुर में बैठ जाते हैं, कोई भी और देश में बैठ जाते हैं, और यहाँ पे जो इंडिया में जो शेल कंपनी जैसे कोई भी डायरेक्टर्स जिनको पता भी नहीं रहता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, उनको बिठा के ये सब चला रहे हैं। तो ये क्या है कि एक तरीके का एक तरक्की ये है कि अभी ये इंडिया में आने से डर रहे हैं, बट अभी इशू पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये बाहर बैठ के अभी ये सारे एप्स को चला रहे हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि काफी सारा एफर्ट्स हो चुका है, बट यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो हम लोग कस्टमर एजुकेशन के लिए हम लोगों ने काफी काम किया हुआ है, दूसरी जगह आरबीआई अपना गाइडलाइंस लेके आ रहे हैं, अभी एक डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस भी आ रहा है 1 महीने के अंदर मोर और लेस। तो वो सब आरबीआई अपना काम कर रही है, पुलिस अपने काम कर रही है, कस्टमर एक कंज्यूमर भी एक अपना एजुकेशन या वो अपना जो नॉलेज है बढ़ा रहे हैं। मेरा और एक मानना है कि यहाँ पे कोई भी ऐप चलाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक क्या है कि उनका अकाउंट्स रहता है बैंक्स में, बैंक्स का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से आना बहुत जरूरी है। सेकेंड होता है पेमेंट गेटवेज, जहां से पैसा जाता आता है। तीसरा चीज होता है गूगल प्ले, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, मतलब एक ऐप वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है कंज्यूमर्स को। तो मेरा मानना यह है कि बैंक्स को आराम से पता लग जाता है कि क्योंकि सोचे 3,000 का लोन है कि दिन में 100 बार 3,000 जा रहा है एक अकाउंट से, और शायद 4,000 वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो दिन में 4,000 कंटिन्यूसली 100 बार एक ट्रांजैक्शन आ रहा है। तो बैंक ये सब अकाउंट्स को फ्लैग करके हाईलाइट कर सकते हैं कि ये सारे जो अकाउंट्स है शायद ये ऐसा एप्स का है, और उसका हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सिमिलर एफर्ट पेमेंट गेटवेज भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये जो इकोसिस्टम एनेबलर्स है, तो वो लोग भी अभी अपना साथ देना चाहिए ये सारे मामले को एकदम खत्म करने के लिए। एब्सोल्युटली, पूरा इकोसिस्टम अभी भी देखिए, जो जिनको नोटिसेस गए हैं और जिनको पकड़ा है, जो जद में जो भारतीय लोग हैं, देखिए कि इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये लोग ढीठ हैं, या तो ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, या फिर इनकी कोई मजबूरी है, और इतनी ज्यादा मजबूरी है कि ये लालच में फंस जा रहे हैं। जैसे कि हमारे रिपोर्ट में बताया कि 20, 30, 40, 50 हजार रुपए की नौकरी पर ये जो है वसूली गैंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कानूनी मोर्चे पर तो हमें कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन माइंडसेट कैसे चेंज करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए मुंबई में जब हमने देखा था कि दुखद हादसे हमारे सामने आए, कई लोगों ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। अभी देखिए आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में यही चल रहा है। वहां पर इसी बात पर कि किस तरह से लोन ऐप्स के फेर में फंसकर कुछ लोगों के आत्महत्या करने की खबरें वहां से आई हैं, और ये लगातार हमारे ही बीच में हो रहा है। और इनको परेशान करने वाले लोग कौन हैं, इनसे वसूली करने वाले लोग कौन हैं? वही हैं जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को सेंसिटाइज करना भी कि इस तरह के गिरोहों के लालच में आप आकर न सिर्फ दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि अपना करियर किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो एक अलग किस्म का सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता होगी। बहरहाल मैं राव सर आपके पास आना चाहूंगा। हमने देखा कि अब नेपाल में पूरा का पूरा जो है वो पूरा शिफ्ट हो चुका है, और जो मैं हम तक जो जानकारी लगी है, काठमांडू, रूपंदेही और बटवाल, ये 3 इलाके जहां पर नेपाल पुलिस ने रेड किया है। और बटवाल में तो आप देखिएगा बाकायदा एक पूरा का पूरा कॉल सेंटर चल रहा था, और 120 लोगों को वहां से पकड़ा गया है। ये जो नेपाल एक नया
एक गढ़ बनने की वहां पर कोशिश हो रही है, उसको बनाने की कोशिश हो रही है, और सिर्फ ये फर्जी लोन ऐप्स के लिए ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? और मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कोऑर्डिनेशन से काम किया, एक ट्रेस मिला नेपाल का, पहुंचे वहां पर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया, और काठमांडू पुलिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी। तो ये सर नेपाल जो एक नया गढ़ बन रहा है, कि ये किस तरह की चुनौती फिलहाल पुलिस प्रशासन के सामने है? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपका जी बिजनेस का जो हफ्ता वसूली का जो प्रोग्राम है, इसमें आपने पब्लिक को कितना अवेयर किया और कितना आपने एनलाइटन किया है, सारे हर बातों में आपको समझाते हैं, बताते हैं। और साथ साथ में मुंबई पुलिस और काठमांडू पुलिस दोनों ने मिलकर इतना बड़ा इसको रैकेट का पर्दाफाश किया है, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ। दूसरा, आपने पूछा कि ये काठमांडू में शिफ्ट क्यों हो रहा है, उसकी वजह बता रहा हूँ कि जब कहीं कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है पुलिस की, या जहाँ पर उनको क्रिमिनल्स को लगता है कि वहाँ पर रह के हम ज़्यादा सेफ कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों को चीट कर सकते हैं, तो वहीं पर अपना ये हेवन समझते हैं, वहाँ पर अपना ये जगह बना लेते हैं। और क्योंकि आज का ज़माना जो है वो इंटरनेट का ज़माना है और इसमें कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट है, तो कहीं भी आप नेपाली क्यों, आप किसी भी वर्ल्ड के किसी देश में बैठ के बना सकते हैं। और ये जो ऐप वाली बात जहाँ पर आपने छोटे लोन के ऐप की बात है, इसका मकसद सिर्फ इनका इतना है कि छोटे लोन की ऐप जो बनाकर वो छोटे लोन के लिए लोगों को फंसा रहे हैं, उसमें ये उनको मालूम है कि इतना छोटा लोन अगर हम किसी के साथ चीटिंग करेंगे तो बहुत से लोग अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, वो कहेंगे जो हो गया तो उसकी रिपोर्ट कम होगी, और जब रिपोर्ट कम होगी तो पुलिस को जब कम पता लगेगा। और पुलिस को, जैसे अभी मुंबई पुलिस में किसी ने रिपोर्ट की है तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद भले ही वो छोटे मामले से शुरू किया, लेकिन जब वो मामला खुला तो कितना बड़ा, कई हजारों और कई करोड़ों की बात इसमें सामने आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका अवेयरनेस जो कैंपेन है उसको जारी रखें, और पब्लिक को भी अवेयर करते रहें कि इस प्रकार की जाली या नकली ऐप्स के बीच में उनके लालच में ना आए। और खास तौर से उन युवाओं को मैं बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो इस लालच में आकर छोटी-छोटी तनख्वाह पर, उनको मालूम है कि क्या हो रहा है, उनको ये मालूम है कि ना तो लोन दिया जाएगा ना कुछ, लोगों से ऐसा रजिस्ट्रेशन के नाम से या उसके नाम से पैसा इकट्ठा कर करके और सारा कर रहे हैं। लेकिन वो जो आदमी लालच में आके काम कर रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए कि वो किस लोगों का, क्योंकि ये इसमें लोन में फंसने वाले बहुत बड़े वो बिजनेसमैन और वो नहीं है, छोटे तबके के आदमी हैं। और इस प्रकार से ये जो लोग अक्यूमुलेट करते हैं, जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, इसमें उनको एक प्रकार से उनको लालच आ जाता है और उस लालच के बेस पे ये सारा काम करते हैं। और पुलिस को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि जहां भी कोई रिपोर्ट आए, क्योंकि कई बार छोटी अमाउंट की रिपोर्ट को पुलिस भी कहती है अब क्या इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं समझता हूं क्राइम कोई छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसमें आप इन्वेस्टिगेट सही ढंग से करेंगे तो हो सकता है उस छोटे से क्राइम से भी बहुत बड़ा आपको कोई क्लू मिल जाए और बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो जाए, जैसा कि इसके केस में मुंबई पुलिस ने और काठमांडू पुलिस ने मिलकर किया है। आप हैरान हो जाएंगे कि काठमांडू में आपने देखा है कि कितना कॉल सेंटर करके कई सैकड़ों लोग एक केस में इन्वॉल्व हैं। तो ये इसको जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए, और पब्लिक भी इसमें लालच में ना आकर ये वेरीफाई करें, आरबीआई की जो अप्रूव्ड ऐप्स हैं उनके ऊपर जाकर ये बात करें। और किसी के बारे में आपने सही कहा है, आपके रिपोर्टर ने भी सही कहा कि किस प्रकार से उसको जब तक उसकी ऐप की रिव्यू ना देख लें, ऐप की ऑथेंटिसिटी ना देख लें, उस ऐप में कभी जाएं नहीं। कभी भी ऐसी जो अनजानी ऐप है उसके अंदर कभी काम ना करिए। पब्लिक के लिए आपके माध्यम से बड़ा अच्छा उनको इंटीमेशन दी जा रही है, उनको एक प्रकार से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अपने आप को सावधान रहना है और अपने हार्ड अर्न मनी को बचाना है। एब्सोल्युटली, जागरूकता की इसमें बहुत आवश्यकता है। लेकिन जिस सवाल ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम अगर आज कोई नया कानून बना देंगे, कोई नया रूल लेकर आ जाएंगे, कोई नया भंडा फोड़ कर देंगे इनकी करतूतों का, तो फिर ये ये जो अपराधी हैं ये तू डाल में पात की तर्ज पर एक नया मोडस ऑपरेंडी लेकर हमारे सामने आ जाएंगे। और हम ये सब देख रहे हैं, जितना शिकंजा पिछले 2 साल में, और मधु जी इसके साक्षी और उन्होंने इसका जिक्र भी किया, जी बिजनेस ने जब से इस मुहिम को आगे बढ़ाया है तब से किस तरह से सेंसिटाइज हुए हैं तंत्र, आरबीआई, सेबी से लेकर तमाम जो एजेंसीज हैं, पुलिस ने बहुत अच्छा इसमें काम किया, आगे भी कर रहे हैं, लेकिन नए नए मोडस ऑपरेंडी। और अब आशुतोष, एक जो प्रॉब्लम आ रहा है जो हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस में ये भी पता चला है धीरे धीरे जैसे जैसे परतें सामने आ रही हैं कि इसमें जो हैंडलर्स हैं और जो पैसे का लेन देन होता है,
अक्रॉस बॉर्डर्स, जो कि चाइनीज कनेक्शन तो हम पहले भी बता चुके हैं कि चाइनीज कनेक्शन क्या है, अब भी सामने आ रहा है, वहां ये पैसे का लेन देन जो है ये क्रिप्टो में हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्रिप्टो तो यहाँ रेगुलेटेड है नहीं, सरकार और एजेंसियां अभी इस उधेड़बुन में है कि क्रिप्टो का करें क्या। तो ये अब वक्त आ गया है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में अगर क्रिप्टो का इस्तेमाल हो रहा है, और मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं इन लोन का, बाकी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में क्रिप्टो का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस मोर्चे पर भी अब सरकार को एक्शन लेने का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए क्रिप्टो में भी सरकार ने हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करवाया गया है, और बड़े बड़े जो मामले हैं उसमें बहुत सारे अरेस्ट्स भी जो है हमने देखे हैं कि हुए हैं, और इसका तार क्या लोन से है कि नहीं है, जो इस तरह से जो एप्स आ रहे हैं उसको भी देखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरे कंट्रीज से भी लोग इन्वॉल्व हैं, वहां पे बैठ करके जो है इतना बड़ा वो रैकेट चल रहा है, और इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का जो है मामला इन्वॉल्व है जो हम देख रहे हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसमें जो है सुसाइड तक कमिट किया है। हमने देखा हैदराबाद में कुछ सुसाइड्स हुए, बॉम्बे में हुआ, और मामला जो है हाईकोर्ट में भी गया। हाईकोर्ट ने भी बोला कि इसमें जो इस तरह से एप्स चलाया जा रहा है इलीगल तरीके से, जिसको आरबीआई का परमिशन भी नहीं है, और इस तरह से उल्टे सीधे जो है वसूली हो रही है इंटरेस्ट की, और जो लोन छोटा मोटा जो लोगों को दिया जा रहा है उसमें भी जो है प्रोसेसिंग फीस के नाम पे काफी पैसा वसूला जा रहा है। तो इसकी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसमें जो भी इन्वॉल्व है आप उसको अरेस्ट कीजिए, और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाइए कि ये थ्रेड जो है कहाँ तक जा रहा है, इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ से लोग इन्वॉल्व हैं, और क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जो पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके से यूज करके जो है लोगों को लोन दे करके पैसे को यहाँ लाने की जो है कोशिश की जा रही है, कहीं इससे कोई टेररिज्म से कोई इसका लेना देना तो नहीं है फ्यूचर में। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको देखने की जरूरत है, और जो लोग बेचारे जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको छोटे छोटे अमाउंट के लिए जिनको दिक्कत है, वो बड़े ही आराम से ऐप को डाउनलोड करके वो उनको पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में उनको जो तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, जिस तरह से उनको धमकियां मिलती हैं, जिस तरह से उनके ऐप्स को जो है ये लोग पूरी तरह से डाउनलोड करवा के उनके सारे डेटा को अपने पास ले लेते हैं, और उसके बाद जो है उनको एक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं कि हम ये डेटा यहाँ निकालेंगे, ये करेंगे, और उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक एक्सटॉर्शन का ये बेसिकली काम चल रहा है। ये बल्कि लोन नहीं है, ये तो एक तरीके का एक्सटॉर्शन का काम चल रहा है। मैं नहीं कहता कि सारे ऐप्स इस तरह से कर रहे हैं, बहुत सारे ऑथराइज्ड भी हैं आरबीआई द्वारा, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली शिकंजा जो है कसने की जरूरत है। देखिए छोटे मामलों में बहुत बार जो लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में, जैसे मिस्टर राव ने भी कहा, तो लोग उनका जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं किया जा सकता है, नहीं करते हैं पुलिस, और कहती कि हम नहीं कर सकते हैं रजिस्टर। ये इन चीजों को भी हमें बदलना होगा। बिल्कुल मधु जी, मैं वही बात कर रहा था। आरबीआई की तरफ से बार बार उनकी तरफ से इंटरनली बहुत कोशिशें हो रही हैं, और ये इशू इतना कॉम्प्लेक्स है कि आई एम श्योर टाइम लग रहा होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जल्दी अब मौके की नजाकत को देखते हुए आरबीआई को जल्द से जल्द सख्त से सख्त गाइडलाइंस लेकर आनी चाहिए? हाँ दीपक जी, एक्चुअली गाइडलाइंस मतलब कुछ दिन पहले अपना आरबीआई गवर्नर जी ने भी बोले थे कि अभी और एक 3-4 हफ्ते में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये काफी मतलब अगस्त में हम लोग महीने में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये गाइडलाइंस आ जाएगा। बट मेरा एक मानना ये है कि ये जो गाइडलाइंस आएगी वो जो ऑलरेडी जो लीगली एंटिटी ऑपरेट कर रहे हैं उनको एक फ्रेमवर्क आएगा, उनके ऊपर सारे गाइडलाइंस आएंगे कि किस मात्रा में डेटा कलेक्ट करे, किस मात्रा में कस्टमर को एजुकेट करे, उनका क्या ब्याज पे वो लेंडिंग हो रहा है या क्या प्राइस वहां पे हो रहा है। और एक गाइडलाइन ये भी आएगा कि आप कलेक्शन जो करते हो या रिकवरी करते हो उसमें आपका क्या क्या राइट्स रहेगा एज अ लेंडर, कि आप कितने टाइम पे कॉल कर सकते हो, आप फाउल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हो, इन सब के बारे में काफी सारा। हाँ, लेकिन एक चीज और देखनी होगी मधु जी, एक चीज और देखनी होगी कि जब गाइडलाइंस आए तो जो जेन्युइन जो लोन एप्स हैं, जो जेन्युइन जो लोगों की मदद करना चाहते हैं अपने कारोबार के साथ साथ, उनके हित भी सुरक्षित रहने चाहिए। शायद इसीलिए ज्यादा वक्त लग रहा है। हाँ, उसमें भी वो लोग एसआरओ को एक कदर कर रहे हैं, जो एक एंटिटी रहेगा जो
एप्स को अक्रेडिट करेगा, मतलब वो एप्स को अप्रूव करके बोलेंगे कि ये एक लेजिटिमेट ऐप है, और जो वहां से अक्रेडिटेशन नहीं लिया है तो वो एक आसान हो जाएगा कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ऐप इलीगल है। बट मेरा मानना ये भी है ना कि अभी जो ऐप्स जो चला रहे हैं वो ऑलरेडी उनको पता है कि इलीगल है, वो गाइडलाइंस के बिना भी उनको पता है कि वो इलीगल है, नहीं तो वो लोग इंडिया से बाहर क्यों चलाते हैं? अभी इशू क्या है कि ये पूरा एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। देखिए, जो गाइडलाइन आएगा, जो वो एक सिस्टम बनाएगा अंदर इंडिया के अंदर, जो लोग ऑलरेडी वो बाहर बैठ के उनका इंटेंशन ही इलीगल काम करना है, तो उनको कैसे रोका जाए? सही बात है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला कि गाइडलाइंस आप कितनी भी दे दीजिए कानूनी दायरे में आप, लेकिन जिसको इलीगल एक्टिविटीज, जिसको क्रिमिनल एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए गाइडलाइंस का और कानून का क्या मतलब? वो तो मान के बैठा हुआ है कि मुझे कानून से बाहर जाना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होगा सरकार और तंत्र के लिए। राव सर, ऐसे में चुनौती हो जाती है, और खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, कि पहले पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर भी जो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए वो समझे मॉडस ऑपरेंडी को। कई बार क्या होता है, इस तरह के इश्यूज बड़े ट्रिकी होते हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो जानते हैं वो टेक सेवी होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में भी आपको लगता है कि एक अलग तरह की ट्रेनिंग, एक अलग तरह की स्किल सेट की आवश्यकता है ताकि इस तरह का समय रहते भंडाफोड़ हो सके? बिल्कुल दीपक, ये जरूरी है कि जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं आपको खाली दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली बॉम्बे मेट्रोज की बात नहीं करता हूँ, यहाँ कुछ हैं, यहाँ के कुछ ऑफिसर्स हैं जो वेल ट्रेन हैं, लेकिन भारत के और कई स्टेट्स में और कई जिलों में इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, उनको साइबर क्राइम की जानकारी नहीं है, और टैक्स से भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी ये ज़रूरत है, क्योंकि हम कितना डिजिटाइजेशन पे जा रहे हैं, और कितना हमारा कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट होता जा रहा है, और कितना ऐप्स की इतनी भरमार हो गई है, तो हमारे हर पुलिस ऑफिसर को टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल ट्रेनिंग की बहुत हद से ज़रूरत है, ताकि वो कम से कम समझे तो सही क्या हो रहा है। कोई रिपोर्ट करने वाला आता है तो उसको वो क्या रिपोर्ट लेके आया, बिल्कुल, और उसने करना है, और बहुत जरूरी है सर। आई एम सॉरी, मैं टोक रहा हूं, मेरे पास वक्त की कमी है, और ये भी जरूरी होगा कि जब कभी भी कामयाबी मिलती है किसी केस में, तो वो पूरा का पूरा ऑपरेशन का बिल्कुल ताना बाना एक दूसरे से शेयर करना भी आवश्यक है, क्योंकि एक दूसरे से फिर अनुभव भी मिलते हैं। आशुतोष, बहुत 10 सेकंड्स में आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब इसमें कानून एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिल्कुल ऐसे लोगों को सही सजा देने में। क्या आपको लगता है कि वो प्रावधान हैं पूरी तरह से कि इनको माकूल सजा मिल पाए? देखिए, आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। आरबीआई ने तो 2020 वगैरह में भी गाइडलाइंस दिया था कि इस तरह की जो कंपनीज हैं जो लोन दे रही है, उनको एज एनबीएफसी रजिस्टर कराना होगा अपने आप को, और जिनको आप लोन दे रहे हैं उनसे आपको केवाईसी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेने पड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसे जो एप्स हैं जो इलीगली ऑपरेट हो रहे हैं, जो गलत तरीके से लोन दे भी रहे हैं और गलत तरीके से उसकी वसूली भी कर रहे हैं, एक तरह से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुए हैं। आज की डेट में भी जो हमारा इंडियन पेनल कोड है या फिर जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो पनिशेबल ऑफेंस की तरफ जो है वो जाते हैं, और ये इसमें प्रावधान है पनिशमेंट का। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से पुलिस ने अभी काम किया है वो आगे भी इसको सीरियसली लें, वो छोटे और बड़े अमाउंट। बिल्कुल, और अब थोड़ा काम बढ़ भी गया आशुतोष, बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा काम और बढ़ गया है, क्योंकि अब इसके तार नेपाल और चाइना से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी थे, लेकिन अब जिस तरह से दायरा बढ़ा रहे हैं और एक तरह से दिखा रहे हैं कि एक तरह से चुनौती दे रहे हैं पूरी की पूरी व्यवस्था को, कि अगर आपने हिंदुस्तान में सख्ती की तो हम नेपाल चले जाएंगे, नेपाल में सख्ती करोगे तो हम चाइना चले जाएंगे। ये चुनौती है। अब इस चुनौती को किस तरह से हमने ली तो है ये चुनौती, और बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया जा रहा है हमारे तंत्र की ओर से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा क्लियर कब होगा, पूरा का पूरा ये करप्ट और क्रिमिनल सिस्टम, इस पर अब सबकी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। राव सर, थैंक यू सो मच। मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशुतोष जी, आपका भी शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।